स्कॉलरशिप का क्या सीन होता है? क्या उसे स्कॉलरशिप मिल सकती है या एक आम बंदा भी स्कॉलरशिप ले सकता कुछ ऐसे भी हैं जो कि फीस भी नहीं लेते स्टूडेंट से, वो सिर्फ कहते हैं कि आप हमारे पास आओ। है? कितना कमा लेते हैं? जॉब की अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। अभी जुलाई में तो दोबारा रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट होने वाली है, आप 24 घंटे काम कर सकते हो। अभी तो फिलहाल स्टूडेंट काफी अच्छा कमा रहे हैं, अराउंड 32 से 35 के। यहाँ पर आईटी में वीजा थोड़ा आसानी से मिल जाता है। पिछले कुछ दिनों में इन्होंने आईटी की दिए पीआर दिए। अगर आप विजिट वीजा पे आते हो, यहाँ पर विजिट करने आते हो और यहाँ पर आप स्टूडेंट वीजा में चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये भी ऑप्शन है। पीटीई प्रेफर करते हो या आईलेट्स प्रेफर करते हो? निशान इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीजे पर मौजूद है और मैं इससे पूछना चाहूंगा कि अगर एक पाकिस्तानी जो ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजे पे जाना चाहता है, उसका एक क्या प्रोसेस होता है, उसका लीगल क्या प्रोसेस होता है, एजेंट माफिया के हाथों से कैसे बचा जा सकता है, 2 नंबरी से कैसे बचा जा सकता है और 100% ऑथेंटिक काम कैसे करवाया जा सकता है? निशान, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आप ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त कितना टाइम हो गया वहाँ पे स्टडी वीजे पे? अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई, कैसे? ठीक है। मुझे अभी फिलहाल हो गए 6 मंथ हो गए ऑस्ट्रेलिया में। मैं आया था अक्टूबर में, यहाँ पर आया था मैं, और अभी अराउंड 6 मंथ मुझे होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीजे पे। अच्छा यार, ऐसा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। मेरा असल में ना कुछ ऑडियंस है यहाँ पे, यंग जनरेशन है ना मेरे फेसबुक पेज पे, तो मैं चाह रहा था, काफ़ी दिनों से पाकिस्तान में आपको हालात पता है इन्फ्लेशन के और दीगर, तो मैं चाह रहा था कि यार एक ठंडी हवा का झोंका मेरी तरफ से अगर जा सके मेरी ऑडियंस को, तो क्यों ना मैं आपको बुलाऊं। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। मेरी ऑडियंस को बताओ कि अगर पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़े पे जाना चाहते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, एक जनरली बताओ। और स्टडी के बाद, यानी स्टडी तो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद परमानेंट रेजिडेंसी आफ्टर स्टडी ऑस्ट्रेलिया में कैसे क्लेम कर सकते हो, उसके यानी एक जनरल थोड़ा सा हमें थोड़ा सा रिव्यू दो, फिर उसके बाद डिटेल में जाते हैं कि क्या प्रोसेस हो। या वैसे आजकल जैसे आपको पता है हालात पाकिस्तान के बने हुए हैं कि लाइक हर कोई चाहता है कि वो थोड़ा इंडिपेंडेंट रहे। पाकिस्तान में जॉब्स वगैरह की काफी इशू चल रहे हैं, तो हर कोई चाहता है कि वो एक अच्छी लाइफ अपनी स्पेंड करे और अच्छे जगह पे स्पेंड करे। मतलब किसी का दिल नहीं करता कि अपना मुल्क छोड़ के दूसरी कंट्री में जाए, वहां पर स्ट्रगल करे, बट ये भी है कि अगर आपका मुल्क आपको कुछ ना दे तो फिर जाना पड़ता है। दूसरा, स्टडी वीजे के लिहाज से जो प्रोसेस है वो सिंपल है। आपको जो मतलब मैं आपको समरी बताता हूँ कि आपने इंटर किया हो, आपके 60% मार्क्स हो आपके इंटर में, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बाकी कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कि आपको नेशनलिटी देते हैं आफ्टर स्टडी। मतलब आप स्टडी कर लें तो आपको वहां पर नेशनलिटी मिल सकती है। कुछ ये चीजें हैं और कुछ इसके अलावा और भी बाकी रास्ते हैं, बट जो सही रास्ता है, मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि इसमें कोई इलीगल चीज नहीं है, वो स्टडी के थ्रू है, या फिर आपके पास जॉब हो, बाहर से कोई भी कंपनी आपको जॉब ऑफर करे तो उस पे है। लाइक अच्छा, मुझे तो ये थोड़ी सी चीज। अब मुझे ये बताओ कि एक स्टूडेंट है जिसने मैट्रिक किया है या इंटर, चलो इंटर किया है या ग्रेजुएशन के, पहले इंटर की बात कर लेते हैं कि इंटर के अंदर 60% मार्क्स बिल्कुल होना बहुत जरूरी है या 55-60 चल जाता है? 55 तक भी हो जाता है एडमिशन। उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको 55 पर भी दे सकती हैं और दे देती हैं, और उनमें फिर ये होता है कि फिर आपको 1 साल का यहाँ पर डिप्लोमा करना पड़ता है, और फिर डिप्लोमा के बाद आप बैचलर करते हो। तो वो होता बैचलर ये सेम 3 साल ही पढ़ना पड़ता है, बट ये है कि आपको 1 साल कॉलेज में गुजारना पड़ता है और फिर 2 साल आपको यूनिवर्सिटी में आप पढ़ सकते हो। तो ये होता है अगर 55% हो। अगर आपके 60% है या 60 से अबव है तो फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाता है बैचलर करना। और मतलब बैचलर अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में आओगे तो काफी सारी चीजें होती हैं यहाँ पर आपको आसानी में भी, आगे इन फ्यूचर अगर आप कुछ चीज करना चाहते हो तो। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट पाकिस्तान से जाता है स्टडी वीजा पे ऑस्ट्रेलिया, तो कितना टाइम लगेगा कि उसे स्टडी के प्रोसेस से गुजरने के बाद उसे परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी? काज भाई, ऑनेस्टली मैं बताऊं, यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि आप आओगे, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करोगे और आपको नेशनलिटी मिल जाएगी। ऐसा भी, इतनी भी आसानी नहीं है, बट ये है कि वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स चूज कर रहे हो, और उस कोर्स का आगे मतलब कुछ सालों में, 4 सालों में, 5 सालों में उसका क्या स्कोप होगा, उसकी जॉब्स मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो अभी जैसे आईटी वालों ने, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं आईटी के, जिनको अभी पीआर नहीं मिल रही, जो नेशनलिटी वो नहीं मिल रही, वो इस वजह से कि यहाँ पर इतने आईटी के स्टूडेंट हो गए हैं, तो वो अब सबको तो दे नहीं सकते। इनकी हुकूमत तो बहुत, मतलब जो इनकी आवाम है वो बहुत कम है, लेकिन इनकी जो हुकूमत है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। वो थोड़ी सी चीजें, लेकिन इसके बरस अगर आपके पास नर्सिंग के रिलेटेड है या आपके पास कोई डॉक्टरेट कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं आप, तो उसमें फिर आपके चांस काफी अच्छे बन जाते हैं पीआर के। उसमें चांस हाई हो तो ये है कि वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स चूज कर रहे हो यहाँ पर आकर। और कुछ होता है कि यहाँ पर आकर स्टूडेंट कोर्स आके चेंज भी कर लेते हैं, तो वो भी ऑप्शन एक अच्छा है यहाँ पर। सबसे पहले एक स्टूडेंट है
जो कि पाकिस्तान से स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करता है, सारा प्रोसीजर सब कुछ करता है, वो उसके बाद में आते हैं। मुझे ये बताओ कि एक बच्चा जो पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आता है स्टडी वीज़े पे, उसका रहना, रिहाइश और उसका क्या प्रोसीजर होता है? क्या वो हॉस्टल में ही रहता है जिस तरह यूनिवर्सिटी, उसका अगर कोई रिलेटिव नहीं है, मैं ये क्लियर करूँ कि अगर उसको कोई रिलेटिव नहीं है तो उसके रिहाइश का क्या प्रोसीजर होता है? देखो आजकल तो एक यहाँ पर ग्रुप है फेसबुक पे PSA का, उसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी काफी ज्यादा है। वो पाकिस्तान का एक ग्रुप है जिसमें अराउंड 1.5 लाख से 2 लाख स्टूडेंट हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक्सपीरियंस है, और कुछ ऐसे वहां पर स्कैमर भी बैठे हुए हैं जो कि धोखे भी करते हैं। तो यहाँ पर रिहाइश का ऐसा है कि अगर आपको कोई ग्रुप का नाम मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं लगा दूंगा जरा। ओके, तो यहाँ पर रिहाइश का सीन ऐसे है ना कि अगर आपका तो कोई दोस्त है या कोई ऐसे जानने वाला है या कोई ऐसे शहर का, मतलब आप उस पे PSA पे कांटेक्ट करें तो आपको काफी सारे आपके शहर के मिल जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा है तो अगर आपको रख सकता है 1 हफ्ते के लिए या 10-12 दिन के लिए, जितने भी वो अगर रख सकता है तो वो ज्यादा अच्छा है, आप आए। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है, लाइक आपका कोई भी अपना नहीं है, तो मैं प्रेफर यही करूंगा कि जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी की रिहाइश जो अकोमोडेशन वो करते हैं, वो 1 मंथ के लिए वो ले लें, और उसके बाद फिर अपना बाहर के जो मतलब देख लें अपने लिए घर, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी की थोड़ी एक्सपेंसिव है बाहर के लिहाज से। तो आपको बाहर इजीली घर भी मिल जाता है। अगर आप यूनिवर्सिटी के करीब लेना चाहते हो तो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सिटी वालों को भी पता होता है, और जो यहाँ के जो गोरे हैं उनको भी पता होता है कि बच्चों ने यूनिवर्सिटी के लिए लेने, तो वो थोड़े एक्सपेंसिव देते हैं। बट अगर आप थोड़ा सा दूर ले लेते हो तो इतना कोई मतलब नहीं होता, आप इजीली उसको रेंट आउट कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीज़े पे आने के लिए स्टूडेंट का एक जनरल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? वो तो बाद में आते हैं ना कि यूनिवर्सिटी कौन सी हो, कोर्स कौन सा हो, एडमिशन कैसे लेना है। अब इसके बाद एडमिशन का भी आपसे पूछता हूँ, एक जनरल क्राइटेरिया जैसा आपने बताया ना कि 55 to 60% मार्क, जनरल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए ओवरऑल? जनरल क्राइटेरिया 2 चीजें होनी चाहिए आपकी मस्ट। एक तो आपने इंटर किया हो, जैसे मैंने आपको बताया 60% के साथ, और एक आपने इंग्लिश का कोर्स किया हो जिससे आर्ट्स करते हैं। अभी एक PT है और एक तो फेल है, और मतलब 1-2-3 और भी इस तरह हैं। तो अभी ज्यादा तो फेमस PT और आर्ट्स हैं। इनमें तो आसान कौन ये सा है? आपको उसमें 6 ईच चाहिए, 6 बैंड चाहिए अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट आना चाहते हो तो। अच्छा, आइलेट्स में कितने 6 बैंड चाहिए, और PTE और दूसरी जो चीज़ आपने बताई है, इसमें क्या क्राइटेरिया होता है, और इनमें से आसान कौन सा है? आर्ट्स में ऐसा है कि अगर आप आर्ट्स दे रहे हो तो आपको 6 ईच चाहिए। अगर आपके किसी मतलब मॉड्यूल में जैसे स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग होती है, तो अगर आपके किसी में 5.5 भी आ गए तो फिर उसको आप जब आते हो यहाँ पर, आपका जब वीजा लग जाता है तो फिर आपको ऐसा होता है कि आपका यहाँ पर एक एली कोर्स होता है, आपका एक इंग्लिश का कोर्स होता है, वो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है, उसकी अलग फीस लेते हैं। तो यही है कि आपको मेहनत करके 6 ईच ले आओ तो आपको कोई एल कोर्स नहीं करना पड़ेगा। और साथ में अगर PTE करना है तो उसमें आपको 50 ईच चाहिए। अच्छा, 50 से नीचे ना हो, 50 अबव हो। समझ गया। अच्छा, ये 2 चीज़ें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए काफ़ी हैं? और ये 2 चीजें काफी हैं, और कुछ चीजें हैं जो आपकी नहीं होनी चाहिए। जैसे आपका एक तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए जिसमें कोई आपने फ्रॉड किया हो। जैसे मतलब 2 नंबर तो पाकिस्तान में तो आपको पता है 2 नंबर चीज आराम से बन जाती है, उसमें कोई मसला नहीं है। तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो आपका वेरीफाइड हो। अगर लाइक आप ऐसा कोई बना भी रहे हो तो आपको उसकी इतनी श्योरिटी हो कि आप उसको वेरीफाई करवा सकते हो। यानी और दूसरा ये कि आपका गैप नहीं होना चाहिए वेरीफाई करवा सको आपकी स्टडी में जो गैप होता है। जैसे आपने अगर इंटर 2020 में किया है और आप अप्लाई 22 में कर रहे हो, तो आपका 1 साल का जो गैप है उसको आप एक्सटेंड करना होता है कि आप ये चीज बताओ। एक स्टूडेंट है जिसने कोरोना में 2020 में इंटर किया है, मिसाल के तौर पर, या चलो ग्रेजुएशन भी की या इंटर की मिसाल ले लेते हैं, उसने एंटर किया और वो अभी अप्लाई करना चाहता है ऑस्ट्रेलिया की वीजे के लिए, और उसने दरमियान में कुछ भी नहीं किया, वो फारग बैठा हुआ है, उसका भी क्या है? तो यार उसका ऐसा है कि अभी कोविड का जो सीन था वो तो इनको भी पता था कि कोविड था, लेकिन इनके पास एक ये रीजन है कि वो ये कहते हैं कि अगर आप कोविड था, आपने अप्लाई करना था, तो आप उस टाइम अप्लाई करते। आपने ये जो दरमियान में मिसिंग क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले ऑनलाइन भी क्लासेस देते हैं, तो वो या फिर आपको जो आपका जो गैप है वो आपको कवर करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका 2 साल का या 1 साल का गैप है तो वो आपको किसी न किसी तौर पर कवर करना पड़ता है। या जॉब का एक्सपीरियंस दे सकते हो आप कि मैं जॉब कर रहा था, उसकी कुछ पे स्लिप होती है, जो कंपनी में कर रहे थे वो रजिस्टर्ड हो, तो ये चीजें आपको देनी पड़ती हैं। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले कोर्स कैसे डिसाइड किया जाए कि मैं अब पाकिस्तान में हूँ, मैंने ऑस्ट्रेलिया
यूनिवर्सिटी में जाना है, यूनिवर्सिटी कैसे चूज की जाए और उसका कोर्स कैसे सेलेक्ट किया जाए? आजकल तो हर कोई देखे, अब वो नहीं बात रही कि किसी को कुछ पता नहीं है, इंटरनेट का जमाना है, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो जिस भी ऑस्ट्रेलिया के, अगर आप सिर्फ गूगल पे लिखोगे ऑस्ट्रेलियन बेस्ट यूनिवर्सिटीज तो आपको काफी सारी यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी। और अगर आप किसी एक स्टेट में जाना चाहते हो, जैसे मतलब आप विक्टोरिया में आना चाहते हो या आप सिर्फ मेलबर्न में आना चाहते हो, लाइक विक्टोरिया के अंदर एक सिटी मेलबर्न है, तो अगर आप मेलबर्न में आना चाहते हो तो वो आप सिर्फ लिखोगे यूनिवर्सिटी कैंपस इन मेलबर्न तो वो आपको सारी मतलब यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी। और कोर्सेज के लिहाज से वो है कि आपका इंटरेस्ट है, और दूसरी चीज आपकी जो प्रीवियस स्टडी है वो है। अगर आपने इंटर में अगर लाइक आईसीएस किया है तो आप आगे आईटी में अप्लाई कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, काफी सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन अगर आपने आईसीएस किया हुआ है और आप आगे फिर इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हो, जैसे कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई या कुछ और चीज हो गई जो आपकी स्टडी के रिलेटेड नहीं है, या आप मेडिकल में अप्लाई कर रहे हो, तो मेडिकल में तो आपको मुश्किल ही मिले, क्योंकि मेडिकल अगर आपने इंटर में मेडिकल किया है तो फिर तो आपको मिल सकता है, लेकिन अगर आपने इंटर में नहीं किया तो फिर आपको मेडिकल में ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल मिलेगा। तो ये चीज है कि आपकी रेलेवेंट स्टडी हो तो आपको वीजा मिल जाएगा। अगर हम बात करें, हाँ, अगर हम बात करें जीशान की आईटी की स्टडी के हवाले से, जीशान कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सा प्रोग्राम आईटी के अंदर सजेस्ट करेगा? यार मैं आईटी देखा, अभी मैं जो लोग आईटी करना चाहते हैं, काफी सारी चीजें हैं। कुछ लोगों का प्रोग्रामिंग में होता है कि वो प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं, तो वो अलग अलग चीजें हैं। बट ऑस्ट्रेलिया में जो आईटी के हालात बने हुए हैं वो काफी ज्यादा टाइट हैं, तो मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप आईटी में यहाँ पर आए। अच्छा, बट ये है कि एक और बात भी है कि यहाँ पर आईटी में वीजा थोड़ा आसानी से मिल जाता है, तो क्योंकि आपको पता है अभी आजकल स्टूडेंट ज्यादातर आईसीएसई कर रहे हैं पाकिस्तान में भी। जो मैंने कॉलेज में अपने देखा है, जो बाकी लाइक मेरे जो दोस्त थे तो उन्होंने भी आईटी आईसीएसई लिया है, तो ये थोड़ा सीन है कि आईटी में थोड़ा वीजा, लेकिन बाकी में भी ऐसा नहीं कि बाकी में नहीं मिलता, बाकी में भी मिल चलो जाता है। थोड़ा सा ना करते हैं, आसान कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मेजोरिटी लोग आईसीएसई करके जा रहे हैं, तो उनको कोई ऐसा प्रोग्राम बताओ आसान सा, एक उसे कहते हैं ना जुगाड़ू सिस्टम ऑस्ट्रेलिया में, कि वो जल्दी से उसका कंप्लीट भी हो, खर्चा भी उसका चलो आएगा तो सही लेकिन कम आए और जल्दी से उसको काम मिल जाए या रेजिडेंसी मिल जाए। यार कासिम भाई, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट आते हैं, अगर कोई 100 स्टूडेंट आया है तो 100 में से कोई 70 होगा जो सॉरी कोई 30 बंदे होंगे जो, या 20 बंदे होंगे जो पढ़ेंगे उसी अपनी स्टडी में, बाकी अपना कोर्स चेंज कर लेते हैं। तो ये है कि रिकमेंड करना भी है कि यहाँ पर अगर कोई आईटी करना ही चाहता है तो वो यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, या फिर आपकी वेबसाइट डिजाइनिंग है, या फिर आपकी साइबर सिक्योरिटी है। तो ये 3-4 कोर्स हैं जो अच्छे हैं, जिनमें आपको फिर इन फ्यूचर जॉब भी मिल सकती है आसानी से और उसका थोड़ा स्कोप भी है। पाकिस्तान में किसी बंदे ने अब सारी चीज़ें डिसाइड कर ली हैं, कोर्स भी डिसाइड कर लिया है, यूनिवर्सिटी भी डिसाइड कर ली है, कैसे अप्लाई करे, कहाँ जाए, किसी कंसल्टेंट के पास जाए, खुद करे, कैसे डॉक्यूमेंट कौन कौन से उसे अप्लाई करने से पहले रेडी करने होंगे, और कंसल्टेंट के पास जाए या ना जाए, और अगर जाए तो किसके पास जाए? यार देखें, जो अब रही बात खुद करने की, पहले उसको क्लियर कर लेते हैं कि कुछ चीजें होती हैं जो आप खुद नहीं कर सकते। अब जैसे यहाँ पर जितने भी कंसल्टेंट हैं पाकिस्तान में, कुछ ऐसे कंसल्टेंट हैं जो सिर्फ पैसे लेते हैं, आपका काम नहीं करते, जो आपका टाइम जाया करते हैं। लेकिन अच्छे कंसल्टेंट भी है इस्लामाबाद में काफी ज्यादा, मतलब जो ऐसे कंसल्टेंट हैं जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज के साथ रजिस्टर्ड है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी देख सकते हो, ये पाकिस्तान में मौजूद ऑप्शन दिया होता है कि ये कंसल्टेंट पाकिस्तान में मौजूद है जो आप रजिस्टर का कह रहे हो? जी पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान में तकरीबन मैं जो जानता हूँ तकरीबन 4 ऐसी कंपनियां हैं उनके नाम ले लेना, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है ये, लेकिन उनके नाम ले लेना। मतलब नाम यार उनमें एचआर वाले हैं, एईओ स्पार्क वाले हैं, उनमें एईओ वाले हैं। एईओ वाले से मैंने खुद काम करवाया है, तो मुझे तो काफी ज्यादा मतलब अच्छे लगे हैं। उनका जो प्रोसेस टाइमिंग था, उनका स्टूडेंट का वो टाइम जाया नहीं करते। बाकी भी अच्छे, ऐसे नहीं कि बाकी बुरे, लेकिन कुछ ऐसे कंसल्टेंट हैं जो सब कंसल्टेंट है, मतलब कंसल्टेंट ऐसे कि मैंने अब जिसके पास काम करवाया था वो रजिस्टर्ड था यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल ली थी। अच्छा। ऐसे नहीं कि, और मेरे यहाँ पर ऑलरेडी 2 भाई होते हैं तो उन्होंने भी उन्हीं से काम करवाया था, तो वो अराउंड पिछले कुछ 30 साल से भी काम कर रहे हैं, कुछ 30 या 25 साल से वो काम कर रहे हैं, तो उनका हमें 100% प्रूफ था। लेकिन कुछ ऐसे कंसल्टेंट होते हैं जो आगे कंसल्टेंट के साथ लिंक करके बैठे होते हैं कि हम स्टूडेंट लाएंगे, आप हमें कमीशन देना। अच्छा। तो ये भी थोड़ी चीज है कि बोर्ड तो हर किसी ने बाहर लगाया होता है इंटरनेशनल वीजे का या स्टूडेंट का, बट ये है कि मैं यही रिकमेंड करूंगा, देखभाल के जाएं।
क्योंकि पैसे हर किसी के पास इतने फालतू नहीं होते कि बस कंसल्टेंट को दें और वो खा जाए और लास्ट में आपको 6 महीने बाद बोले कि आपका वीजा रिफ्यूज हो गया, तो उस चीज से थोड़ा बचना चाहिए लोग। समझ गया। अच्छा, अब जिशान से मैं पूछना चाहूँगा कि जिशान अगर आईसीएस में जिस बंदे ने आईसीएस किया हुआ है इंटर में और वो ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़े पे आना चाह रहा है, जिशान कौन सी टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ आईटी के लिए सजेस्ट करेगा ओवरऑल, एक जनरल बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं? यार बेस्ट यूनिवर्सिटीज जो हैं, देखिए अगर बेस्ट यूनिवर्सिटीज में नाम लें तो उनकी जो फीसें हैं, उनकी जो चीजें हैं, उनके जो क्राइटेरिया हैं वो थोड़े बेस्ट किस्म के हैं। इस तरह की उनकी फीस भी ज्यादा है काफी। आपको पर सेमेस्टर पाकिस्तानी तकरीबन 20 से 30 लाख रुपए देना पड़ेगा, या यहाँ पर आप पाकिस्तानी छोड़े, यहाँ पर आप लगा लें कि आपको 18 से 20 हजार डॉलर देने पड़ेंगे आपकी पर सेमेस्टर फीस है। इस पे बाद में आते हैं, ये आखिर में रखते जनरली एक टोटल एक टॉप 5 बताओ ना, फिर फीसेस के बाद में बात करते हैं। ये टॉप 5 में लाट्रोप यूनिवर्सिटी है, अलग अलग स्टेट में यूनिवर्सिटी। अब मुझे तो सारी यूनिवर्सिटीज का नहीं है इतने कि सारी यूनिवर्सिटी जो मेलबर्न में है उनका मैं बता सकता हूँ कि लाट्रोप यूनिवर्सिटी है, और उसके स्विनबर्न है, RMIT है। RMIT थोड़ी ऊपर लेवल की है लेकिन वो भी यूनिवर्सिटी काफी अच्छी है। और मेलबर्न यूनिवर्सिटी है, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है, मुनैश है, वोलोगोंग है, वो सिडनी में है, और बाकी इस तरह की सिडनी यूनिवर्सिटी है, एडलेड में है, कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटियां हैं। तो ये है कि सर्च करके अपनी फीस वगैरह देख के सब कुछ के कितनी फीस है, उसकी क्या क्या फीस देनी पड़ेगी और क्या जो सारे कॉस्ट है वो पड़ेगी, तो उस लिहाज से यूनिवर्सिटी सर्च कर ले तो ज्यादा बेहतर है। यूनिवर्सिटी का सर्च करें। अब बात करते हैं थोड़ी सी फीसेस के बारे में। जारी बात है एग्जैक्ट तो आप नहीं बता सकोगे क्योंकि आपके पास यूनिवर्सिटी है या डायरेक्ट आपका लिंक नहीं है या कोई स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन ओवरऑल एक बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी की एक पर सेमेस्टर के हिसाब से, जो मैंने आपसे 2-3 कोर्सेज शॉर्ट कोर्सेज पूछे थे कि एक जनरल बंदा जो जुगाड़ू है फ़ौरन से कोर्स ख़त्म करने के बाद वो काम पे लगेगा, जारी बात है, या रेजिडेंसी क्लेम करेगा, जो भी करेगा, उस बंदे के लिए उस यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर वाइज थोड़ा सा चार्जेस के हिसाब से बता दें कि जनरली ये कितने चार्जेस आते हैं पर सेमेस्टर के हिसाब से। यार जनरली अगर मैं बदलूं तो 15,000 से 17,000 आते हैं आपको पर सेमेस्टर फीस। लेकिन उसके अलावा मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि यहाँ पर ऐसा है कि ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं ये एक ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड के साथ लिंक है। तो ऐसा नहीं है कि आप इस यूनिवर्सिटी में अच्छी पढ़ाई करोगे और दूसरी यूनिवर्सिटी में आप अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते या आपको कुछ और चीज मिलेगी। ओवरऑल एक जनरल पर्सपेक्टिव में, यानी कि आप कंप्लीट तो नहीं बता सकते क्योंकि आपको सारी यूनिवर्सिटीज का नहीं पता, ना आप स्पॉन्सर्ड हो, ठीक है। मुझे ये बताओ कि एक जनरल पाकिस्तानी जो ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजे पे आएगा, सेमेस्टर वाइज थोड़ा सा फीस का बता दो कि कितना खर्चा आता है सेमेस्टर वाइज फीस, जो आपने आईटी के हवाले से बताया, आईसीएस के हवाले से। यार यहाँ पर जो सेमेस्टर वाइज फीस है, जो आप एवरेज लगा ले तो वो ये है कि आपको 18 से 20 हजार डॉलर देने पड़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन या यूएस डॉलर? नो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया में अपनी इनकी करेंसी है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएस डॉलर से थोड़ा सा नीचे, बट ये है कि अभी तो इसके भी काफी सारे ऊपर काफी ज्यादा हाई चल रहा है। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की भी बड़ी वो हाई बनी हुई है, बिल्कुल यही बात है। तो आप ये है कि आपकी जो एवरेज है वो आपको 18 से 20 हजार डॉलर 18 से 20 हजार डॉलर यानी कि उसमें दे सकती है। आपने शॉर्ट कोर्सेज का भी बता दिया, साइबर सिक्योरिटी, वेब डेवलपमेंट के हवाले से, और चार्जेस का भी आपने बता दिया। मुझे ये बताओ कि एक पाकिस्तानी जिसके 59 मार्क्स आए, 59% की मैं बात कर रहा हूँ इंटर के अंदर, उसका कोई ऐसा जुगाड़ बताओ कि वो कुछ ऐसा सीन कर सके, क्योंकि आप बता रहे हो कि 55 को बड़ा मुश्किल होता है। एक थोड़ा डिटेल से बताओ, क्योंकि आपने वीडियो के स्टार्ट में थोड़ा सा बताया, अभी थोड़ा सा डिटेल में बताओ कि 50 to 59% जिसके मार्क्स हैं उसको क्या करना चाहिए आगे एजुकेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया में। यार ऐसा है कि अगर आपके 50 to 59%, मतलब 59% पे तो चलो चल जाते, लेकिन अगर 50 to 55% या 56% मार्क्स हैं आपके इंटर में, तो फिर आपका ये है कि आपको एक तो 6 ईच मस्ट चाहिए, 6 बैंड चाहिए हर एक टॉपिक में, लाइक स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग। तो अगर आप आइट्स कर रहे हो तो आपको 6 ईच चाहिए, और अगर आप पीटी कर रहे हो तो आपको 50 ईच चाहिए। तो एक तो ये आपकी लाजमी है, और दूसरा ये है कि जो आपका प्रोसेस होता है वो D2D प्रोग्राम में आता है, लाइक डिप्लोमा टू डिग्री में आता है। आप 1 साल डिप्लोमा करते हो या ऑस्ट्रेलिया में आके, और फिर आप 2 साल की फिर डिग्री करते हो, तो आपका 3 साल का बैचलर हो जाता है। लेकिन आपको ये है कि वो आपको 1 साल का कॉलेज में 1 साल गुजारना पड़ता है। उसके बाद आप एजुकेशन के लिए प्रॉपर जिस काम के लिए आए थे फिर वो शुरू कर सकते हो।
हाँ, मतलब ये है कि वो भी आपकी एक बैचलर डिग्री होती है हाँ, मैं समझ 3 साल की। ऐसा नहीं कि लाइक 1 साल आपका बढ़ जाएगा, बट वो होता है कि आपको कॉलेज में वो थोड़ी मैं समझ गया। करते हैं, बेसिक्स बताते बेसिक हैं, क्लियर होती और है, उसके बाद फिर आपको उनके क्राइटेरिया के मुताबिक होता होगा, तब वो आपको उसमें चढ़ाते होंगे। बस यही बात है, यही बात है। मुझे ये बताओ कि चलो ये तो हो गए जुगाड़ी स्टूडेंट्स की बात के 50 to 59 ये मार्क के हवाले से। एक अच्छा स्टूडेंट जो ब्रिलियंट स्टूडेंट समझा जाता है हमारे पाकिस्तान में, उसकी कोई वैल्यू है ऑस्ट्रेलिया में? और स्कॉलरशिप का क्या सीन होता है? क्या उसे स्कॉलरशिप मिल सकती है या एक आम बंदा भी स्कॉलरशिप ले सकता है? यार स्कॉलरशिप का जो चीज है वो, अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है इंटर में, लाइक 75 to 80% आपके मार्क्स हैं, तो आपको अराउंड 15 से 20% स्कॉलरशिप मिलती है। और दूसरा ये कि आपका अगर कंसल्टेंट अच्छा है तो आपके उसको थ्रू मतलब उसके थ्रू भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, 15 से 20% मिल अच्छा, जाती है। मैं पहले आपको इंटरप्ट करूँ, मुझे ये बताओ कि कितने मार्क्स हों तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है बगैर कंसल्टेंट के? और क्या कंसल्टेंट 60% मार्क्स वाले को भी क्या नाम है स्कॉलरशिप लेके दे सकता है, या उसका क्या क्राइटेरिया होता है, या वो हर किसी को दे देता है? यार जो कंसल्टेंट की स्कॉलरशिप वो ऐसी है कि वो मिल जाती है, वो हर स्टूडेंट को मिल जाती है, क्योंकि जो कंसल्टेंट रजिस्टर्ड होता है वो जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है तो उसको कमीशन मिलता है, आपकी फीस में से कंसल्टेंट को कमीशन मिलता है। अच्छा। और वो तब तक उसको मिलता रहता है जब तक आप फीस देते रहते हो। लाइक 3 साल की स्टडी तो 3 साल आप फीस दोगे तो 3 साल कंसल्टेंट को कमीशन मिलता रहेगा। तो उस कमीशन के जो चीज होती है उसमें फिर आपको कंसल्टेंट के थ्रू एक स्कॉलरशिप मिल जाती है, 15 से 20% या 10% जितने ऐसे। भी। और जो आप कह रहे हैं स्टूडेंट की जिसके मार्क्स अच्छे हैं, तो उसको उसके मार्क्स पे डिपेंड करता है कि उसके कैसे मार्क्स हैं। जो उसके 75 to 80% मार्क्स हैं तो उसको ऐसे 15% या 20% उसके मार्क्स पर उसको मिल जाती है स्कॉलरशिप। फिर भी अच्छी खासी स्कॉलरशिप के हवाले से वैसे तो मुझे ज़िशान अपनी ज़ाती राय के मुताबिक बताओ, क्योंकि तुमने भी ऑस्ट्रेलिया में अभी स्टडी वीज़े पे हो और अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। मुझे ये बताओ कि तुम कौन सा प्रेफर करते हो, पीटीई प्रेफर करते हो या आईलेट्स प्रेफर करते हो? इन दोनों में आसान कौन सा होता है और तुम कौन सा प्रेफर करते हो? तुमने तैयारी कैसी की थी? यार आसान की बात की जाए तो पीटी ज्यादा आसान है आयट से, क्योंकि आयट्स ऐसी चीज है कि आपको एक बंदे के सामने देना पड़ता है, आपको बोलना पड़ता है चीज को, आपको हाथ साथ हर चीज लिखनी पड़ती है। और ऐसी है कि वो एक थोड़ा टफ टास्क है आप आयट्स करना। लेकिन अच्छा। पीटी एक ऐसी चीज है, वो आप घर से तैयारी करके जाओ और जो घर में याद किए वही जाके आप कंप्यूटर पे दे, मतलब पीटी जो टेस्ट है वो बेसिकली कंप्यूटर पर देना पड़ता है, उसमें कोई बंदा सामने नहीं होता। तो वो है, लेकिन उसमें ये है कि थोड़े मॉड्यूल ज्यादा होते हैं, उसमें 20 मॉड्यूल है, तो वो एक एक चीज की तैयारी करनी पड़ती है। बट आजकल यूट्यूब भी भरा हुआ है पीटी की वजह से, और इंटरनेट पे काफी सारी हेल्प चीजें हैं जो आप घर से वो चीज याद करके जाओ और पीटी में जाके दे दो तो आपके मार्क्स आ जाते हैं। चलिए हम तो इसको लेके मैं समझे। यही प्रेफर की जो बात कर रहे हैं आप, तो मैं पीटी ही प्रेफर करूंगा कि आप पीटी करें। उसके अलावा भी और भी काफी सारे हैं इस तरह के इंग्लिश के कोर्स जो एक्सेप्ट होते हैं, लेकिन वो थोड़े अलग टाइप के हैं, तो ज्यादातर लोग आइट्स और पीटी करते यानी हैं। इसको हम तो अगर यही लेके prefer चलें करेंगे आप। तो आईलेट्स यानी करना थोड़ा सा इजी होता है कंपैरेटिवली पीटीई के, लेकिन वो एक बंदे के सामने बेके प्रेजेंट करना होता है, जिसकी वजह से बंदे की जो है ना वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। और जहाँ तक पीटीई की बात है तो वो एक कंप्यूटर के सामने होता है, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी ज़रा ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ऑलमोस्ट सेम सेम है, लेकिन पीटीई ज़्यादा रिकमेंडेड है कि ताकि आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता, अलबत्ता आप तैयारी कर लेते हो। ये यही बात है, तैयारी का उसका सीन है कि अकेडमीज भी अभी तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अकेडमीज भी हैं, और ऑनलाइन भी लोग करवाते हैं। कुछ उनके पास टिप्स होती है, कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, वो आपको याद करने पड़ते हैं पीटी में। और अभी तो ये है कि पीटी के जो टेस्ट है वो आपको 2 घंटे में आपको देना होता है, 2 घंटे में वो 20 मॉड्यूल पूरे करने होते हैं। तो उसमें कुछ मॉड्यूल ऐसे हैं जिनमें टाइम दिया हुआ है आपको, मतलब जैसे उसमें रिपीट सेंटेंस होते हैं, तो उनमें आपको एक सेंटेंस सुनते हैं और फिर उसके लिए आपको 15 सेकंड दिए जाते हैं, तो 15 सेकंड में आपको बोलना होता है। अगर आप चुप रहे तो वो नेक्स्ट हो जाता है, अगर आप चुप हो गए तो वो 0 हो जाता है। 3 सेकंड में आपको चुप हो गए तो वो 0 हो जाता है मार्क्स, तो नेक्स्ट पे चला जाता है। तो ये सीन है थोड़ा पीटी में, टाइम को थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, और बाकी चीजें आसान ही है, इतनी मुश्किल नहीं है। क्या एक स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीज़ा पे गया हुआ है और कितने अरसे बाद अपना प्रोग्राम चेंज कर सकता है, बिलफर्ज कि वो अपना इंटरेस्ट लूज कर चुका है, या विदाउट एनी रीज़न, या किसी ऐसे कारनामे की वजह से कि लोगों ने उसे चस्के पे लगा दिया कि यार अगर ये काम करोगे साथ साथ तो तुम्हारे पैसे भी बनेंगे, और प्रोग्राम चेंज करके ये छोटा सा प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। ये जो जुगाड़ी किस्म के स्टूडेंट होते हैं
ये प्रोग्राम चेंज के हवाले से थोड़ा सा डिटेल में बताओ। यार प्रोग्राम चेंज करने का ऐसा है कि आप अगर आप कोर्स चेंज करना चाहते हो तो आपको 6 मंथ, आपको जो जिस कोर्स में आए हो तो उसमें 6 मंथ आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छा, उस 6 month। यूनिवर्सिटी में। अच्छा। और 6 मंथ के बाद फिर आपको यहाँ पर जो कंसल्टेंट है आप उनके पास जाते हो और उनको कहते हो कि आप अपने कोर्स चेंज करने हैं, तो वो आपको फिर बताते हैं कि कौन सा कोर्स आप कर सकते हो, किसमें आपके लिए अच्छा। ज्यादा बेहतरी है और इन फ्यूचर आप कौन सा अच्छा है तो वो फिर आप उसमें करते हो। तो मोस्टली स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं जिनको अगर मतलब पीछे से पेरेंट्स की अगर सपोर्ट, फीस के लिए सपोर्ट ना हो, मतलब कुछ ऐसे भी हाँ। स्टूडेंट होते हैं जो इतने पैसे लगा के आते हैं कि बस अब वो उनके पास यही थे और आगे अब जो भी करना है ऑस्ट्रेलिया में करना है। तो ऐसा भी है कि अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं तो उसकी थोड़ी फीस हाई होगी, पर वो है कि फिर आपको अगर पेरेंट्स की सपोर्ट हो तो पहले 1 से 1.5 साल आपका थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। आपको फीस मतलब कुछ तो आप यहाँ भी कमा सकते हो, लेकिन ये कि आपको पीछे से भी मंगवानी पड़ती है लाइक पेरेंट्स से। लेकिन फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो 6 मंथ आकर चेंज कर लेते हैं, तो वो इतनी फीस अपनी कॉलेज की रखते हैं कि वो मतलब कमा कर अपनी फीस दे सकते हैं, उनको मंगवाने की जरूरत नहीं होती। तो ये यानी कुछ ऐसे होते हैं ना कि उनके मुंह को खून लग जाता है, वो फिर कमाने पे शुरू हो जाते हैं, कहते हैं फिर मामा आपको भी भेजेंगे। हालांकि स्टार्टिंग में आपके कहने का मकसद है कि मुश्किल होता है, यानी वो अपना खर्चा भी पूरा अगर कर ले तो अच्छी बात है, अदरवाइज उसे पीछे से मंगवाना पड़ता है। लेकिन वो करता क्या है, मेजोरिटी जो स्टूडेंट है वो यहाँ से कमा कमा के फिर भेज भी रहे होते हैं, जो कि गलत है मेरे ख्याल से। यार ऐसा है कि वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप मतलब 2-2 3-3 जॉब्स करते हो और बिल्कुल रात दिन एक किए हुआ है, तो उस पे फिर आपकी स्टडी भी अफेक्ट होती है। और अगर स्टडी में आपके मार्क्स कम होंगे और लाइक सिर्फ आप पास हो रहे हो, हर चीज में सिर्फ पास हो रहे हो, कोई मार्क्स नहीं ले रहे हो, तो इन फ्यूचर पर आपको जॉब भी नहीं मिलती, क्योंकि सिर्फ पास होने पे तो जॉब नहीं मिलती, आपको नंबर भी अच्छे चाहिए। तो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो करते हैं इस तरह, बट ये है कि ज्यादातर यही होते हैं कि वो चेंज कर लेते हैं कोर्स, तो उनकी फीस कम हो जाती है, तो वो थोड़ा उन पे जो बर्डन होता है वो कम हो जाता है। मैं अगर जिशान से पूछूं कि ऐसे कौन से 2-4 शॉर्ट्स कोर्सेज हैं कि अगर कोई बंदा अपनी फीस से अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, या वो चाह रहा है कि यार मैं अब जल्दी से कमाना शुरू कर दूं, तो वैसे सजेस्ट कौन से करोगे 2-4 कोर्सेज के उसे चेंज करना? यार सजेशन में तो ऐसा है कि अगर आप बैचलर डिग्री करोगे तो वो आपको ऐसे ही पड़ेगी अराउंड 15,000। लेकिन ज्यादातर लोग ट्रेड में चले जाते हैं, ट्रेड में फिर कोर्सेज आते हैं जैसे ऑटोमोटिव, जिसमें गाड़ियों का काम आ गया, या हैवी व्हीकल्स में आ गया, या फिर कुकरी का आ गया जिसमें आप शेफ बन सकते हो, या फिर उसके अलावा कारपेंट्री है, पेंटिंग है, या जिसे हम कहते हैं नाई, बार्बर की जो होती है वो, या प्लम्बर, या इन चीजों में फिर ना जो आपके स्किल में आ जाते हैं। अगर आप कोई ट्रेड कोर्स कर रहे हो तो ट्रेड कोर्स में फीस भी कम होती है, और उसमें ये होता है कि स्टूडेंट उसमें पैसे भी कमा सकते हैं और फीस भी दे। तुम अपनी राय के मुताबिक बताओ कि क्या ये वर्थफुल है पैसे कमाने के लिए? यार अगर पैसे कमाने के लिए आप बोल रहे हो तो हाँ वर्थ है, इसमें कोई शक नहीं है। और जॉब्स भी मिलती हैं, इसमें नहीं कि जॉब्स भी मिल रही है और ये जाया जाते हैं। ज्यादातर लक पे डिपेंड करता है कि अगर आपका लक अच्छा हो, किस्मत साथ दे दे, तो इन फ्यूचर पीआर भी जल्दी मिल जाती है। बट इसमें 100% श्योरिटी नहीं है कि आप ये कोर्स करोगे तो आपको पीआर भी मिल जाएगी और सब कुछ होगा। बट ये है कि अराउंड 60-70% चांसेस होते हैं, तो ज्यादातर लोग करते हैं क्योंकि यहाँ पर डिमांड है इस चीज की। तो यूनिवर्सिटी कुछ नहीं कहती आपको कि यार आप पहले ये कर रहे थे और अब आपने ये चेंज कर लिया, या हुकूमत उनको कुछ नहीं कहती कि अब आपने स्किल उसमें कन्वर्ट कर लिया, जैसे ये खत्म होगा तो उसके लिए कोई इफेक्ट नहीं करता कि उसको परमानेंट रेजिडेंसी लेने में, कि आप तो स्टडी हाँ अफेक्ट की ऐसी बात है, अगर आप हर कोर्स को चेंज कर रहे हो, लाइक एक कोर्स किया आपने, उसको पहले आप आए एक कोर्स में 6 मंथ पढ़ा, फिर कोर्स चेंज किया, फिर 2 मंथ पढ़ा, फिर कोर्स चेंज किया, तो ऐसे अगर 2-3 दफा कोर्स चेंज करोगे तो फिर इन फ्यूचर आपकी जो प्रोफाइल होती है वो जब वो हुकूमत के पास तो वैसे भी जा रही होती है, हर चीज आपकी जा रही होती है, तो वो अफेक्ट करता है। लेकिन अगर आप एक कोर्स चेंज किए और फिर आप दूसरे कोर्स में पढ़ने लग पड़े और उस कोर्स को आपने कंप्लीट किया है और कंप्लीट करके फिर वो कोई और कोर्स कर रहे हो, तो फिर उसमें आपको कोई इफेक्ट नहीं होता, वो आपके इंटरेस्ट पे है। यहाँ पर ऐसा नहीं कहते कि आप ये कोर्स कर रहे हो, वो कह रहे हैं कि कंप्लीट कर रहे हो ये बहुत है, मतलब आप कंप्लीट करो उस चीज को, तो वो सही होता है। तो वो जैसे ही कंप्लीट होता है तो फिर उसके बाद या स्टडी के बाद उसे कितना टाइम लगता है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए? अच्छा, तो अगर आपने कंप्लीट कर लिया, मतलब जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, नर्सिंग का मैं आपको देता हूँ डिटेल थोड़ी, मैंने उसके बारे में थोड़ी ज्यादा सर्च किया और वो आजकल डिमांड भी बहुत ज्यादा आ रही है। तो नर्सिंग का ऐसा है कि आपको 2 चीजें हैं, एक तो बैचलर है, एक डिप्लोमा है। डिप्लोमा में आप एनरोल्ड नर्स होते हो और बैचलर में आप रजिस्टर्ड नर्स होते हो। तो अभी तो ये है कि आप एनरोल्ड नर्स करोगे तो आप वीजा अप्लाई कर सकते हो TR
जिसमें मतलब टेम्पररी वीजा होता है, अभी ज्यादा कर दिया, एक साल बढ़ा दिया। वैसे एक साल का होता था, अब 2 साल का या 3 साल का कर दिया है। तो ये है कि अच्छा। आप एक तो आपको वो मिल जाते हैं, और दूसरा आपको पॉइंट्स पूरे करने पड़ते हैं। आपके पॉइंट्स यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में पॉइंट सिस्टम है। पॉइंट सिस्टम ऐसे कि आपने अगर शादी नहीं की तो उसके 15 पॉइंट्स मिलते हैं आपको, अपन मेरिट हो। दूसरा, आप अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में स्टडी किए तो उसके 10 पॉइंट मिलते हैं। आपने यहाँ पर किसी कहीं काम किया 1 साल तो उसके पॉइंट्स मिलते हैं। आप यहाँ पर कोई कोर्स किया है उसके पॉइंट्स मिलते हैं। तो पॉइंट सिस्टम है। तो नर्सिंग कैसे कि आपको 65 to 70 पॉइंट होते हैं, तो आपके मतलब आप अप्लाई कर सकते हो नेशनलिटी के लिए। आईटी का क्या सीन है? आईटी का कितना टाइम लगता यार आईटी का जो फिलहाल है वो तो हाल बहुत बुरा जा रहा है, क्योंकि आईटी के यहाँ पर अच्छा। बहुत से स्टूडेंट बैठे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में इन्होंने आईटी की दिए पीआर दिए, लेकिन वो उन स्टूडेंट को जो पिछले तकरीबन 6 से 7 साल 8 साल हो गए उनको, वो उन स्टूडेंट को मिली है जो न्यू आ रहे हैं। तो न्यू अब तो ज्यादातर लोग आईटी में कम ही आ रहे हैं, क्योंकि जो आईटी में यहाँ पर आते हैं, मतलब आईटी में आ रहे हैं लेकिन आईटी से आगे फिर वो चेंज कर रहे हैं कोर्स। तो आगे ये change थोड़ा कर सीन रहे है, हैं। आईटी का थोड़ा सीन बुरा हुआ है। आईटी से आगे नर्सिंग के अंदर चेंज कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, इसमें इसमें आपको कोई मसला नहीं है। आप अगर आईटी में हो और आप नर्सिंग में जाना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। आपको 7 ईच चाहिए। यहाँ पर आपको देना पड़ता है, पीटी टेस्ट देना पड़ता है। अगर आपने पाकिस्तान में ही 7 ईच लाए हो और 6 मंथ यहाँ पर पढ़ लिया और फिर आप चेंज करते हो, तो फिर आपको यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है, आप चेंज कर सकते हो। अच्छा, एक स्टूडेंट ने एजुकेशन वीज़ा के लिए सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली, पीटीआई या आईलेट्स, वो सारी चीज़ें यानी सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, अब उसने ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा अप्लाई कर दिया, मैक्सिमम रिफ्यूज़ल क्यों आता है? रिफ्यूज़ क्यों होता है वीज़ा मैक्सिमम? यार रिफ्यूजल के जो ज्यादातर चांस होते हैं, एक तो आपका अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट आपने दिया हो, क्योंकि पिछले दिनों में पाकिस्तान और इंडिया से काफी ऐसे स्टूडेंट पकड़े गए हैं जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट दिए थे। और फेक डॉक्यूमेंट में अच्छा। ऐसा होता है कि कुछ लोगों का गैप आता है, तो वो कोई डिप्लोमा बना देते हैं या फिर कोई ऐसी एक्सपीरियंस बना देते हैं कि मैंने यहाँ पर काम किया है, और हाँ। वो कंपनी का कोई नामो निशान ही नहीं होता। तो उस पे होता है, आपको रिफ्यूज हो सकता है। या फिर आपका कंसल्टेंट आपका ठीक नहीं है, कोई ऐसा सब कंसल्टेंट है बस जिसने अप्लाई कर दिया है इंटरनेट से सारी चीजें करके ना, थोड़ी थोड़ी समझ बूझ थी और अप्लाई कर दिया है। तो वो हर चीज देखनी पड़ती बस है। यानी कुल मिला के मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि जो आप हैं वही आप उसको शो करवाएं, और बिल्कुल ऑथेंटिक जेन्युइन कागज या जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स आप उसको दें, और एक ऑथेंटिक यानी 1-2 लाख रुपए ज़्यादा लगा दें कंसल्टेंट के पास। ऐसे कंसल्टेंट के पास चले जाएं कि जो ओरिजिनल हो, काफ़ी अर्से से काम कर रहा हो और प्रॉपर प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल हर एक चीज़ को जानता हो। जाहिर बात है, अगर वो कुछ इलीगल चीज़ आपके उसमें डॉक्यूमेंट्स अगर आप डालेंगे तो वो फिर आपको पूरा तरीका बताएगा कि इसको इस तरह डालो। अगर किसी 2 नंबर उसके पास जाओगे तो वो बेसिक टेस्ट लगा के भेज देगा। तो कंक्लूजन ये है कि एक ऑथेंटिक बंदे के पास जाना है और जो हो वही यानी उसको शो करवाना। हाँ, यही यार असल में ऐसा है कि जो वहां पर कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, वो ऐसा भी नहीं है कि पैसे सही ले रहे हैं बंदे को, 50-60 हजार रुपए ले रहे हैं या लाख रुपए ले रहे हैं, ऐसे भी नहीं है। क्योंकि कंसल्टेंट को भी फीस मिलती है, यूनिवर्सिटीज की तरफ से भी कमीशन मिलता है और फीस भी मिलती है। तो मैक्सिमम वहां पर मतलब कुछ ऐसे भी हैं जो कि फीस भी नहीं लेते स्टूडेंट से। वो सिर्फ कहते हैं कि आप हमारे पास आओ, हम आपका प्रोसेस करेंगे। और क्योंकि आप स्टूडेंट की फीस से कंसल्टेंट को कमीशन मिलता है, तो वो कुछ ऐसे हैं वो फीस नहीं लेते। लेकिन मैं समझ कुछ गया। कंसल्टेंट हैं जो फीस लेते हैं। तो अराउंड अभी जब मैं आया था तो तब तो 20,000 से 30,000 तक चल रहा था। अभी अराउंड हो सकता है 10,000 ज्यादा बढ़ गए हो, बट इतना ही है, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि अभी ले रहे होंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी पैसे मिल रहे हैं, यानी गालिबन वो चीज हो रही है उनको। यानी गालिबन आपके मिला के 40-50 हज़ार के अंदर एक अच्छा कंसल्टेंट मिल सकता है। मिल सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको मतलब अच्छा कंसल्टेंट, और कंसल्टेंट भी ऐसा कि जिसको पता होता है कि भाई इस चीज में कितना रिफ्यूजल चांसेस है और इसमें एक्सेप्टेंस चांसेस कितने ज्यादा है। जो आप गैप की बात कर रहे हो ना, तो वो उससे फिर तरीकाकार भी पता होगा कि इस गैप को कैसे फिल आउट करना है, कि नहीं वो हमें खुद ही करना है। यार तरीकेकार देखिए, कुछ कंसल्टेंट आपको मशवरा देते हैं कि ये कर लो, एक्सपीरियंस डाल दो, या इस कंपनी का, या मैं बंदा है एक बंदा करवा देता। क्योंकि पता है पाकिस्तान में तो बहुत सारे ऐसे बंदे बैठे हुए हैं जो आपको ऐसे ऐसे काम कर देते हैं। तो कुछ होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, कुछ कंसल्टेंट होते हैं जिनका अगर गैप हो आपका तो वो सीधा ही ना करते हैं। मतलब ऐसे नहीं कहते कि हम कर देंगे, वो मुंह पे बोलते हैं कि नहीं भाई, हम आपका केस नहीं ले सकते। अच्छा।
अभी मतलब जिनसे मैंने काम करवाया था, मैं ऐसे कोई तारीफ नहीं कर रहा है कि, लेकिन वो उनके पास एक स्टूडेंट आया था मेरे सामने ही, मैं बैठा हुआ था, बात कर रहे थे, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट वगैरह लाए। तो उन्होंने कहा था कि मैंने ना जाना है, उनका अराउंड 2 साल का या 2.5 साल का गैप बन रहा था। तो उन्होंने सीधा उनको कहा कि मैं तुम्हें ट्रक की बत्ती पीछे नहीं लगाना चाहता कि तुम्हें मैं बोलूँ और फिर तुम्हारा 4 मंथ बाद रिफ्यूज हो जाए तो तुम मुझे आके पकड़ो, तो तुम्हारा Refuse हो जाए। मैं नहीं कर सकता अप्लाई, मुश्किल है, कोई और कर देगा तो मुश्किल है, करवा लो, मैं नहीं कर सकता। तो इस तरह भी अच्छे कंसल्टेंट भी हैं जो आपका फायदा देखते हैं, आपको बताते हैं कि भाई इसमें आपको क्या, कितने चांसेस हैं, कितने नहीं। और कुछ ऐसे भी कंसल्टेंट हैं जो ऐसे अच्छा। ख्वाब दिखाते हैं, क्या वो बोलते हैं कि बस आप बेगम हो जाओ, दे दो अपने कागज और आप बस जाकर शॉपिंग शुरू कर दो। अब ये बड़ा पॉइंट वाली बात तुमने बताई है। ये बताओ, ये जो दो कैटेगरीज आपने बताई हैं, एक बिल्कुल टू दी पॉइंट बता रहा नहीं हो सकता और एक कह रहा है कि भाई बस शुरू हो जाओ शॉपिंग में। ये इनका डिफरेंस कैसे करें? ये हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये बंदा ठीक है और ये गलत है? हालांकि जो इस बंदे ने उसे रिफ्यूज़ किया है वो उस बंदे का केस देखे, मे भी वो उसका सारे डॉक्यूमेंट ठीक हो और उसे कह रहा हो कि हाँ भाई हो जाएगा, और उसे दिल में लग रहा हो कि ये गलत कर रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा है कि एक तो आप यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे चेक करो, जो रजिस्टर्ड कंसल्टेंट है वो आपको कभी भी गलत मशवरा नहीं देंगे, लेकिन इंसान है, कभी कभी लालच हो जाती है। बट ये है कि जो रजिस्टर्ड कंसल्टेंट है उनको अपना फायदा पता होता है कि अगर मैं स्टूडेंट का काम जेन्युइन करूंगा, ये फीस देगा तो मुझे भी पैसे मिलेंगे, तो वो मतलब सही मशवरा देते हैं। लेकिन कुछ कंसल्टेंट ये होते हैं कैसे कि पता बाई चलेगा? चांस लग जाता है, वो कभी कभी तीर लग भी जाता है कुछ कंसल्टेंट का, तो ये चीज होती है। लेकिन एक्सपीरियंस के पास जाना चाहिए, जिनके पास एक्सपीरियंस हो, कम से कम 8-9 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस हो, उनके पास हमेशा जाना चाहिए। ये जो आपने रजिस्टर वाली बात की है ना, रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज के साथ ये रजिस्टर्ड कंसल्टेंट, ये कैसे पता चलेगा? कि ये हमें थोड़ा सा आप बता दो ताकि ये इन लोगों को पता चल जाए जो पाकिस्तानी कंसल्टेंट के हाथों रुल रहे हैं या लुट रहे हैं, इनको पता चल जाए कि यार ये बंदा कंसल्टेंट ये रजिस्टर्ड है और इसके पास जाना है। अगर काम होगा तो ये बताएगा, नहीं होगा तो तब भी बताएगा। ये कैसे बताएगा? यार इंटरनेट पे आप सर्च करो रजिस्टर्ड कंसल्टेंट इन पाकिस्तान फॉर ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, आप ये भी चीज सर्च करोगे तो आपको नीचे कंसल्टेंट की लिस्ट मिल जाएगी। क्योंकि आपको पता है हर चीज इंटरनेट पे होती है। अगर कोई कंसल्टेंट किसी यूनिवर्सिटी से राब्ता कर रहा है तो वो इंटरनेट के थ्रू राब्ता करता है, और यूनिवर्सिटीज फिर उस कंसल्टेंट का अपने वेबसाइट पे और वो सारी चीजें लगाती हैं कि हाँ अगर आपने काम करवाना है तो आप ये, या फिर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज को कॉल भी कर सकते हो, यूनिवर्सिटीज के नंबर होते हैं, आप उन पे कॉल भी कर सकते हो। थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है कॉल, बट ये कि आप उनको कॉल करो या आप उनको ईमेल करो। आजकल तो ईमेल का ज्यादा जमाना है। ईमेल करो यूनिवर्सिटी को कि आप हमें बताएं कि आपके हम आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप बताएं कि कौन सा कंसल्टेंट आपका है जिसके पास में जाऊं, तो वो आपको पूरी कंसल्टेंट की लिस्ट देते हैं कि भाई ये कंसल्टेंट इस इलाके में है पूरे पाकिस्तान में, तो आप जहां भी हैं अपने इलाके में देख लो और इनके पास जा सकते हो। आप थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि एक बंदे ने फैसला कर लिया, प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी, सब कुछ उसने तय कर लिया, लेकिन उससे पहले उसे जारी बात है पैसा चाहिए। मुझे ये बताओ कि ओवरऑल कितना एक्सपेंस आ सकते हैं पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने में, उसका वीज़ा प्रोसेस, टिकट इंक्लूडिंग लैंड यानी जहाँ पे वो रहेगा, जारी बात है एजुकेशन फ़ीस, और ये सारा यानी ये जितना भी प्रोसेस है, इस सारे एक जनरली ओवरव्यू, एग्जैक्ट तो आप नहीं बता सकोगे क्योंकि हर बंदे का एक अलग सिनेरियो होगा, हर बंदे का एक अपना अपना एक सिस्टम, लेकिन एक जनरल जो हो सकता है डॉलर्स में, यूएस ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के अंदर बता दो और पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर के कितना खर्चा आ सकता है। यार अगर एक स्टूडेंट आना चाहता है ऑस्ट्रेलिया, उसका टिकट का भी कह रहे हैं, उसके रहने का सब कुछ, तो ओवरऑल आपको अराउंड 32 से 33 लाख लगता है। आपकी स्टेटमेंट छोड़कर, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसको छोड़कर आपका जो खर्चा होता है, मतलब आपने जो पैसे देने वो अराउंड 32 से 33 लाख, 35 मतलब 35 लाख कर दें, जिसमें टिकट भी आएगी, आपकी आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस होगी उसमें, और उसके साथ आपका फिर मतलब यहाँ पर आकर जो रेंट होगा आपका 1 मंथ का, अगर यूनिवर्सिटी में रह रहे हैं तो वो अलग है, और अगर बाहर रह रहे हैं तो थोड़ा कम आ जाएगा, लेकिन ये है कि इतना ही आता है अराउंड। यानी जो फर्स्ट सेमेस्टर है ये उसकी फीस है, और जो रिहाइश की है वो भी इस फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से, बाद में फिर आपको दोबारा पाकिस्तान से पैसे मंगवाने पड़ेंगे। यार ऐसा है कि अगर आपकी फीस ऐसी है कि अगर आप कुछ होते हैं कि यूनिवर्सिटीज की कम भी फीस होती है, ऐसा नहीं कि 35, लेकिन कुछ अगर रिहाइश आपको यहाँ पर मिल रही है, कोई ऐसा दोस्त है आपका, वो आपको कह रहा है कि तुम यार मेरे पास रह लेना, मसला नहीं है, तो अगर आपको कोई दोस्त ऐसे ऑफर कर रहा है तो फिर आपका वो रिहाइश का खर्चा बच सकता है। टिकट आपको, अगर आजकल तो काफी सारी एयरलाइंस हैं,
ऐसे टाइम पे देखें जहाँ कोई ऐसा रश वाला सीन ना हो, या कोई ऐसा मतलब कोई इवेंट ना लगा हो, जैसे वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल का या क्रिकेट का, तो उसमें भी फ्लाइटें काफी एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तो आप थोड़ा देख के कि कब आपको अच्छी फ्लाइट मिल रही है तो वो करके आप आ जाएं, तो वो थोड़ा सीन है। क्योंकि यहाँ पर ना एक स्टूडेंट का जो रहने का खर्चा है एक मंथ का, सिर्फ उसके रहने का, वो अराउंड $1,000 है। उसकी ग्रोसरी और उसका मतलब खाना पीना और उसके रेंट और बिल, मतलब बिजली का बिल, मोबाइल का बिल, हर चीज का मिला के $1,000 बन जाता है। यानी पाकिस्तानी मैं मान के चलूँ, पाकिस्तानी मैं मान के चलूँ कि 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया पाकिस्तानी उसका एक महीने का खर्चा है। नहीं, पाकिस्तानी 3 लाख तो नहीं, कम कम है, अराउंड 2 लाख तक है। अच्छा। 2 लाख 1,80,000 तक। अच्छा। लेकिन अगर डॉलर आगे और बढ़े तो फिर खर्चा और बढ़ जाता है। बट ये है कि वो अपना खर्चा यहाँ पर निकाल सकता है। जॉब्स की अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। अभी जुलाई में तो दोबारा रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट होने वाली है। आप 24 घंटे काम कर सकते हो, उसके ज्यादा तो नहीं कर सकते। बट अभी फिलहाल ऐसे कि आप फुल टाइम वर्कर हो, आप 40 घंटे पूरे काम कर सकते हो, आपको कोई मसला नहीं है। बट जुलाई से वो दोबारा कम कर रहे हैं, टाइम को कम कर रहे हैं। इसकी क्या वजह? बस यार उनको थोड़ा स्टूडेंट के साथ मसले हैं। वो कहते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने आए तो पढ़े, पैसे नहीं कमाए। बट ये है कि फिर स्टूडेंट, आपको पता है, फिर जहाँ पर पाकिस्तानी हो वहां पर जुगाड़ तो होता ही होता है, तो फिर कर लेते हैं। तो उसे कहते हैं ना, जरूरत इजाद की माँ है, और पाकिस्तानी अपनी इजाद खुद ढूंढते बस हैं। फिर हो जाता है। ये बताओ कि हो जाता है, ये बताओ कि बैंक स्टेटमेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए कितना मैटर करती है, और अगर करती है तो कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए? यानी आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ कितना होना चाहिए, और उससे पहले आपकी बैंक स्टेटमेंट भी ज़रूरत पड़ती है, या वही जो आप 4-5 महीने जो आपके अकाउंट में पैसा पड़ा होगा उसी का वो चल जाता है? यार बैंक स्टेटमेंट आपकी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा अच्छा है, आपकी प्रोफाइल उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। और बैंक स्टेटमेंट की जो बात करें तो वो 55 से 60 लाख से ज्यादा ही हो पड़े हो। चाहे अगर कोई आपके अकाउंट में रखवा रहा है, आप मतलब आपको जो स्पॉन्सर कर रहा है उसके अकाउंट में हो तो ज्यादा अच्छी बात है। और अगर आपके अकाउंट में रखा रहे तो उसको कम से कम 2 मंथ हो गए हो, 2 मंथ से वो पड़े हो अकाउंट, और उसमें ट्रांजैक्शन हुई हो, मतलब कभी 1 लाख की, कभी 5 लाख की, ऐसे कुछ, या 50,000 की, मतलब वो थोड़ा अकाउंट चला हुआ हो, तो वो चीज ये चेक करते हैं। बाकी वो अकाउंट में जाकर नहीं देखते, या बैंक को कॉल करके नहीं पूछते कि भाई ये पड़े भी हुए हैं कि नहीं, लेकिन वो स्टेटमेंट देखते हैं कि बैंक की स्टेटमेंट है। तो वो जब आप स्टेटमेंट देते हो तो फिर वो प्रूव हो जाता है कि हाँ वाकई, क्योंकि बैंक आपको ओरिजिनल चीज देगा, जाली चीज तो दे नहीं सकता। तो ये थोड़ी चीज है। ये जो आपने अभी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया स्पॉन्सर्ड का, और जो स्टेटमेंट की बात की, क्या ये पैसा स्टूडेंट के अपने बैंक में हो सकता है? और दूसरी बात कि क्या स्टूडेंट खुद अपने सर पे जा सकता है कि भाई मेरे पास ये मेरे खुद कमाए हुए पैसे हैं और मैं खुद जाना चाहूँ? तो दूसरा जो आपने स्पॉन्सर्ड की बात की, तो स्पॉन्सर्ड कौन कौन बंदा कर सकता है? यार अगर स्टूडेंट के उसमें हो पैसा तो पहले तो एम्बेसी यही क्वेश्चन करेगी कि स्टूडेंट का इतना पैसा आया कहाँ से, मतलब इसके अकाउंट में इतना पैसा ये बंदा क्या कर रहा है। अगर हाँ आपके पास रीजन है देने की कि भाई मैं यहाँ पर बिजनेस करता हूँ, मेरा बिजनेस है, मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तो फिर तो एक वैलिड रीजन है, ठीक है आपका बिजनेस से आ रहा है, वो फिर आपको बिजनेस की अपनी चीजें देनी पड़ती है। लेकिन ज्यादा प्रेफर मैं यही करूंगा कि आपकी जो पेरेंट्स हैं, आपके फादर या मदर आपको स्पॉन्सर कर दो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर ये होता है कि हाँ ठीक है आपके फादर कमा रहे हैं और आप उनके मतलब आप उनके बच्चे हैं तो आपको वो भेजेंगे पैसे। तो जब आते हैं यहाँ पर तो एक स्टेटमेंट देनी पड़ती है, एक पूरे SOP लिखनी पड़ती है यहाँ पर यूनिवर्सिटी को और एम्बेसी को, कि मैं क्यों आ रहा हूँ और मैं अब वहां पर पढ़ के वापस अपने मुल्क चला जाऊंगा या मैं क्या करूंगा। तो वो एक लंबी लिस्ट लिखनी पड़ती है कि मैं यूनिवर्सिटी क्यों चूज कर रहा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया क्यों आ रहा हूँ, कोई और मुल्क क्यों नहीं जा रहा हूँ, वो सारे क्वेश्चन पूछते हैं वो। तो वो आपको पूरा देना पड़ता है कि स्टेटमेंट के ये सीन है। तो वो फिर स्पॉन्सर को आपको मेंशन करना पड़ता है कि मेरे फादर ने इतना पैसा मेरे लिए रखा है मेरी पढ़ाई के लिए। तो ये सारा सीन है। तो आपको पेरेंट्स कर सकते हैं, आपके जो ब्लड रिलेशन आपको आपके दादा कर सकते हैं, आपके भाई कर सकते हैं, और आपको 2 बंदे भी कर सकते हैं, लाइक आपकी मदर और फादर आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। दोनों मतलब दोनों के अकाउंट में 50-50 लाख हो तो 1 करोड़ की स्टेटमेंट आपकी बन जाएगी आराम से, या 25-25 भी हो तो 50 की दोनों बन जाएगी। तो इस तरह 2 बंदे भी स्पॉन्सर कर सकते हैं हम। जब वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो उसे कितने टाइम बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, और क्या उसके कितने चांसेस होते हैं दोबारा अप्रूव होने के, अगर वो जो पीछे उसने मिस्टेक किया वो अगर ठीक कर दी जाए? हाँ, रिफ्यूज अगर देखें, रिफ्यूज एक बड़ी ही बुरी चीज है ऑस्ट्रेलिया की। अगर रिफ्यूज हो जाए
तो उसमें आपको एक चांस होता है कि आप रीअप्लाई कर सकते हो कि मेरा रिफ्यूज किस वजह से हुआ है। मतलब अगर वो एक्सप्लेनेशन देते हैं, अभी लास्टली वो दे रहे थे कि आपके मुल्क के हालात ठीक नहीं है और आप यहाँ पर पक्का पक्का रहने आए हो या आप वापस नहीं जाओगे, तो या वो ये चीज दे देते हैं। हाँ, तो अगर वो चीज ये ना दें या कुछ और बात कर दे तो आप उनको फिर एक्सप्लेनेशन देते हो कि मैं, अगर वो ये कहें कि आप वापस नहीं आओगे तो आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है कि नहीं मैं वापस आऊंगा, वहां पर पढ़ूंगा। तो वो इन पे डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली ये है कि अगर एक दफा रिफ्यूज हो जाए तो फिर 3 साल तक आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई नहीं कर सकते हो। लेकिन उसमें फिर आपको ना, अगर रिफ्यूज एक कंट्री से हो जाए तो फिर आपको बाकी कंट्रीज भी, जब आप वीजा अप्लाई करते हो तो आपको जो रिफ्यूजन होती है वो उनके सिस्टम में भी होती है कि आपको एक दफा इस मुल्क से रिफ्यूज हो चुके हो, फिर आपको वहां पे भी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है कि मैं क्यों हुआ था ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज, वो भी आपको पूरा लिखना पड़ता है। बट ये है कि आपको, अगर आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, आप हर चीज पे ठीक हो, कंसल्टेंट ठीक है, आपका प्रोफाइल अच्छी है, तो फिर रिफ्यूजल के चांसेस बहुत कम बनते हैं, फिर रिफ्यूज नहीं होता, लग जाता है वीजा। अब मैं तुमसे असल सवाल की तरफ आऊँगा कि जिस लिए लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं कितना कमा लेते हैं दौरान स्टडी। यार दौरान स्टडी देखें, अगर आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और जॉब लगी हुई है, और ऐसा है कि यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिस पे रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं 6 मंथ तक आप आजाद होते हो, कर सकते हो। अभी तो फिलहाल स्टूडेंट काफी अच्छा कमा रहे हैं कि यहाँ पर 40 घंटे काम कर सकते हो पूरे हफ्ते में। लेकिन अब अगले जुलाई, जब 1 जुलाई स्टार्ट होगा, फिर आप 48 आवर्स काम करोगे 2 हफ्तों में, मतलब 24 घंटे आप काम कर सकते हो सिर्फ एक हफ्ते में। तो लेकिन अंदाजन तकरीबन 5 से 6 लाख 7 लाख तक कमा सकता है स्टूडेंट, अच्छा खासे, मतलब हो जाते हैं पाकिस्तानी हो जाते हैं। हाँ, पाकिस्तानी, और लेकिन अगर वो देखें ना, पाकिस्तानी जो करेंसी है वो नीचे जा रही है, उसके लिए आप ऐसे लग रही है ज्यादा है, लेकिन फिर आपके एक्सपेंसिव भी उसी तरह होते हैं। आप जब जहाँ रहते हो, अगर आप 1,000 का रेंट वगैरह और सारी ग्रोसरी कर रहे हो, तो वो फिर आप उसको पाकिस्तान में करो तो 2 लाख बनते हैं, तो फिर 2 लाख का सिर्फ आप किराया दे रहे हो। तो वो थोड़ी चीजें होती है, फिर वो इस कंट्री के लिहाज से फिर चीजें देखनी पड़ती हैं कि क्या सीन है। बेस्ट कंसल्टेंट एक दफ़ा दोबारा उनकी इस्लामाबाद के अंदर बेस्ट कंसल्टेंट ऐसे कौन से हैं जो कि आप खुद रिकमेंड करोगे? आखिर में जो लोग वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए एक अच्छा मुफीद मशवरा साबित हो जाएगा। यार बेस्ट कंसल्टेंट जो इस्लामाबाद में है वो AU स्पार्क वाले हैं, AEO वाले हैं, AU इस्लामाबाद, और एक HR वाले हैं। ये 3 ऐसी चीजें कंपनियां हैं, चीजें कह रहा हूँ, कंपनियां हैं जो बेस्ट हैं और जो रजिस्टर्ड हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। और आप उनका यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट पे भी आप इनका नाम देखोगे, और आप उनके पास जाओ, उनसे रब्ता करो। और मैं यही मशवरा दूंगा सबको कि किसी ऐसे कंसल्टेंट के पास नहीं जाना जिसने बाहर बोर्ड लगाए हुए हो कि मैं इन कंट्रीज पे, उनसे पहले आप तो उनको देखें कि उनके पास सर्टिफिकेट भी हैं कि नहीं यूनिवर्सिटी, क्योंकि काफी सारे कंसल्टेंट ऐसे हैं जिन्होंने वो क्या कहते हैं दुकान खोली हुई है बस कि भाई बाहर मुल्क का वीजा है। अभी लास्टली मेरे एक दोस्त की कॉल मुझे आई थी कि उसको एक ऑस्ट्रेलिया के वीजे का ऑफर हुई है। वो वीजा था, विजिट वीजा था, और उस बंदे को उसने कहा कि डन बेस पे काम करूंगा, मतलब शुरू में कुछ पैसे दे देना, पता नहीं अब 70,000 के 80,000 ऐसे कुछ मांगे, तो फिर मैं बाकी जो तुम ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओ तो फिर कर लेंगे। तो उसने कुछ मुझे लगता है 30 से 40 लाख रुपए उससे मांगे कि आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओगे तो फिर आपको दे देंगे। तो अगर आपका एक ये मतलब इसमें सही बात भी है, अगर आप विजिट वीजा पे आते हो, यहाँ पर विजिट करने आते हो और यहाँ पर आप स्टूडेंट वीजा में चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये भी ऑप्शन है, अगर आप एक दफा विजिट वीजा में आओ और यहाँ पर आकर आप रहो और फिर आप स्टूडेंट वीजा में चेंज कर लो तो आप कर सकते हो। लेकिन वो विजिट भी तभी करने देंगे जब वो आपकी स्टेटमेंट देखेंगे कि आप विजिट यहाँ पर कर तो रहे हो, लेकिन आपके पीछे स्टेटमेंट क्या है, कौन कौन से कंट्री आप गए हुए हो, या आप किस बिना पे विजिट कर रहे हो, किस कंट्री से ताल्लुक रखते हो। तो ये थोड़ी चीजें मैटर करती हैं। बाकी ऐसे लास्ट में मैं तुमसे लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। उन लोगों के लिए लास्ट में एक मैसेज दो जो लोग अपने वालिद की प्रॉपर्टी जायदाद बेच के या अपनी वालिदा के गहने बेच के या अपने घर की कोई ऐसी कीमती चीज़ बेच के ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़े पे आते हैं
और वहाँ पे कमाना शुरू हो जाते हैं, उनके लिए कोई एक छोटा सा पैगाम दे दो कि उनके लिए काम आ जाए, या जो लोग सोच रहे हैं ऐसा करने के लिए उनके लिए ऐसा पैगाम दे दो कि उनकी ज़िंदगी आगे बेहतर हो जाए। यार देखें, मैं तो मतलब ऐसा नहीं चाहूंगा कि कोई ऐसा बंदा करे कि अपने पेरेंट्स की चीजें बेचे और बेच कर, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा दूसरा ऑप्शन नहीं है और आप आना चाहते हो और आपको 100% श्योर हो कि अगर आप ये चीज बेचोगे और आप ऑस्ट्रेलिया आ जाओगे तो फिर तो आप कर रहे हो। लेकिन अगर आप वो चीज बेच रहे हो और आपका रिफ्यूज हो जाता है वीजा, तो फिर ना मुश्किल हो जाती है बंदे के कि आपने वो चीज भी चली गई और आपको वीजा नहीं। तो रिकमेंडेड यही है कि अगर आपकी इतनी आपके पेरेंट्स की है इतनी ताकत, आप वो आपको बेच सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप बैचलर करो पाकिस्तान में, यूनिवर्सिटीज में बैचलर करो और बैचलर के बाद अप्लाई करो, तो फिर थोड़ी सी जो फीसें होती हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं और जो एक्सपेंसिव होते हैं थोड़े कम हो जाते हैं। स्टडी भी आपको मास्टर्स के लिए अप्लाई करो तो आपको 2 साल का यहाँ पर मास्टर करना पड़ता है, तो फिर जहां पे आप 3 साल की फीस दोगे वहां पर आप 2 साल की फीस दोगे। तो इस तरह थोड़ी चीजें हैं। लेकिन यह कि फिर अगर जो लोग नहीं मतलब कर सकते, वो कहते हैं कि रिफ्यूज हो गया तो बस अब खत्म, कुछ भी नहीं करना, और फिर 2 साल बाद फिर उनकी वो चीज जागती है कि नहीं अब दोबारा जाना है, तो मैं उन लोगों को यही कहूंगा कि अपना गैप मत बनाओ अपनी स्टडी में। बाद में अगर वो फेक डॉक्यूमेंट बनाकर जो दोगे आप लोग, तो अगर बाहर की कंट्रीज में नहीं होता तो आप पाकिस्तान में स्टडी करके इन फ्यूचर, मतलब अगर आप इंटर के बाद कर रहे हो और बैचलर पे नहीं हुआ आपका, तो आप बैचलर करके फिर मास्टर के लिए अप्लाई करो। तो ये भी काफी सारे ऑप्शंस हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन है। नाज़रीन आपको बताते चलूँ, ये जीशान थे मेरे साथ। जीशान का तकरीबन 6-7-8 महीने हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टडी वीज़े पे वहाँ पे ये पढ़ रहे हैं, और मैंने बड़ी मुश्किलों से तकरीबन 4-5 महीने हो गए मैं इससे टाइम ले रहा हूँ, और बड़ी मुश्किलों से इन्होंने मुझे टाइम दिया। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच जीशान आपका कि आपने मुझे टाइम दिया ऑडियंस के लिए। और मेरी आपसे गुजारिश है कि मैं आपको जीशान का यहाँ पे एक चैनल उसको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। आप मज़ीद जो भी इन्फॉर्मेशन हो तो नीचे भी खप डाल सकते हैं, नीचे कमेंट में मुझसे सारे सवाल पूछ सकते हैं, और जीशान से पर्सनली जाके उसका इंस्टाग्राम भी वहाँ पे यूट्यूब के साथ मेंशन होगा, या आप यूट्यूब के ऊपर किसी भी वीडियोस के नीचे सारी वीडियोस इसकी डिटेल में पढ़ी है, ये जो इसने यहाँ पे बताई हैं जल्दी में, वो सारी डिटेल से वहाँ पे पढ़ी हैं। आप इससे वहाँ पे जाके वीडियोस देख सकते हो और सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, इससे क्वेश्चन भी कर सकते हो। बाकी आपका इसके हवाले से जो भी क्वेश्चन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दोबारा आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। मैं दोबारा जीशान से एक दूसरा सेशन करूँगा आप लोगों के सामने। मैं ऐसे एक वादा ले रहा हूँ कि यार दोबारा ये मुझे टाइम देगा और मैं ऐसे ये सारे के सारे क्वेश्चन। जीशान क्या कहना चाहोगे आप? नहीं यार, बस असल में यार देखो, यहाँ पर मतलब जो लोग आ जाते हैं वो थोड़ी लाइफ ऐसी बिजी हो जाती है, आपको जॉब पे जाना होता है, हर चीज हाँ यार, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने टाइम दिया मुझे, अभी भी मिलेगा तो थैंक यू सो मच तुम्हारा कि तुमने इतने उसके नहीं बस यार इंशाल्लाह दोबारा जरूर आप बस टाइम मांगे, हम टाइम ही आपके लिए, ऐसी कोई बात नहीं। इंशाल्लाह जरूर फिर होगा। अगर कोई ऐसे क्वेश्चन हुए, कुछ चीजें रह गई तो हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लेंगे, कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह दूसरे पार्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।